शहर के बीचों बीच हुआन गु नाम का एक हुनरमंद लेकिन संघर्षरत चित्रकार अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो दिन रात मेहनत करता है, लोगों के पोर्ट्रेट बनाता है और बदले में बहुत कम पैसे पाता है। अपनी काबिलियत के बावजूद वो गरीबी के इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। एक दिन उसके पास लेई क्वॉक नाम का एक अमीर और मशहूर कलाकार आता है। वो हुआन गु से एक पोर्ट्रेट बनवाने के लिए पैसे देता है, लेकिन जल्द ही हुआन गु को पता चलता है कि ये बस एक बार का काम नहीं था। वो तो अब तक लेई क्वॉक के नाम से पेंटिंग बना रहा था। जो मशहूर कलाकृतियां हजारों में बिकती थीं, वो दरअसल उसी की बनाई हुई थीं। फिर भी लेई क्वॉक उसे उन पैसों का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा देता है। वो कहता है कि उसकी पहचान और नाम की वजह से पेंटिंग बिकती हैं, न कि कला की वजह से। हुआन गु बेहद मायूस हो जाता है। दिन भर काम खत्म करने के बाद जब वो घर लौटता है तो उसकी पुरानी कार रास्ते में खराब हो जाती है और उसे पैदल ही घर जाना पड़ता है। जब वो अपने जर्जर मकान पर पहुंचता है, जहां बाकी संघर्षरत कलाकार भी रहते हैं, तो मकान मालिक उसे डांटता है क्योंकि वो 2 महीने से किराया नहीं चुका पाया था। अपने आखिरी पैसों से हुआन गु किराया चुका देता है, लेकिन उसके मन में अधूरे सपनों का बोझ और बढ़ जाता है। समय के साथ हुआन गु की मुलाकात झाओ एयर नाम के एक आर्ट गैलरी के मालिक से होती है। उम्मीद के साथ वो अपनी पेंटिंग्स दिखाता है, लेकिन झाओ एयर उसे तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि हुआन गु की पेंटिंग्स की कोई कीमत नहीं और वो कभी अच्छी नहीं बिकी। झाओ एयर मजाक उड़ाते हुए उसे निकम्मा कलाकार कहता है और उसकी कला को बेकार बताता है। वहीं दूसरी ओर वो मशहूर लेई क्वॉक की पेंटिंग्स की जमकर तारीफ करता है, जिनकी हकीकत से भरी हुई झलक उसे बेहद पसंद है। विडंबना ये है कि जिन पेंटिंग्स की वो तारीफ कर रहा था, वो दरअसल हुआन गु की ही बनाई हुई थीं। लेकिन हुआन गु लेई क्वॉक के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ने के डर से कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। कुछ समय बाद हुआन गु 2 गुंडों को एक अंधी मालिश करने वाली लड़की श्याओ यिंग को परेशान करते हुए देखता है। वो आगे बढ़कर उनका सामना करता है और श्याओ यिंग की मदद करता है। झगड़े के बाद वो उसे अपने घर आने का न्योता देता है। श्याओ यिंग को सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं होता। उसे लगता है कि हुआन गु ने ही उन गुंडों से लड़ाई की थी। हकीकत में हुआ इसका उल्टा था। हुआन गु ही था जिसे मार पड़ी थी। उसका पूरा शरीर चोटों से भर गया था। वो अपनी तकलीफ श्याओ यिंग से छुपा लेता है ताकि वो परेशान न हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी झुंझलाहट और बढ़ जाती है। अगले दिन हुआन गु श्याओ यिंग को सरप्राइज देता है। वो उसे ऊंची एड़ी के जूते देता है जिन्हें वो बहुत समय से लेना चाहती थी। ये छोटा सा तोहफा ही उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। जैसे ही दोनों के बीच का माहौल थोड़ा रोमांटिक होता है, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और मेंगफा, हुआन गु का रूममेट और साथी कलाकार, अंदर आ जाता है। श्याओ यिंग के जाने के बाद हुआन गु और मेंगफा देर रात तक बात करते हैं। उनकी बातें उनके सपनों और सोच में बड़ा फर्क दिखाती हैं। हुआन गु चुपचाप लेकिन सच्चे दिल से एक मशहूर कलाकार बनने का सपना देखता है, जबकि मेंगफा को सिर्फ अमीरी चाहिए। वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सुबह होने लगती है। दोनों दोस्त नशे में और थके हुए घर के बाहर ही सो जाते हैं, लेकिन अचानक हुआन गु की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो ऊपर आसमान में एक एलियन स्पेसशिप को तैरते हुए देखता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही 3 एलियन नीचे उतरते हैं, मगर जैसे ही हुआन गु अपना फोन उठाता है और गलती से उसकी टॉर्च जल जाती है, एलियन तुरंत गायब हो जाते हैं। इस अफरा तफरी के बीच हुआन गु देखता है कि उस जहाज से कुछ गिरा है, एक अजीब सी चीज जो देखने में पेंसिल जैसी लगती है। हुआन गु उत्सुक होकर उस चीज के पास जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो अब भी पिछली रात की घटना के बारे में सोच रहा होता है। जब वो मेंगफा को सारी बात बताता है तो उसे हैरानी होती है कि मेंगफा ने भी वही चीज देखी थी। दिलचस्पी से भरा हुआन गु उस एलियन पेंसिल को उठाता है और सोचता है कि क्यों न इसे अपनी पेंटिंग्स में आजमाया जाए। धड़कते दिल के साथ वो उस पेंसिल से एक सेब की तस्वीर बनाता है और जैसे ही वो उसे पूरा करता है, वो सेब असली बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कागज पर बनाया था। हुआन गु सावधानी से सेब का एक छोटा सा टुकड़ा खाता है। उसका स्वाद मीठा और कुरकुरा होता है। ये सच में असली है। उसी पल से वो उस पेंसिल को एक नाम देता है, पेंटर। उसकी ताकत से उत्साहित होकर हुआन गु ये राज अपने दोस्त मेंगफा को बताता है। सबूत के तौर पर वो एक सोने की ईंट बनाता है, वही चीज जिसके बारे में मेंगफा हमेशा सपना देखता था। लेकिन जब वो ईंट असली नहीं बनती तो हुआन गु गुस्से में कागज को फेंक देता है। तभी अचानक वही सोने की ईंट कागज से निकलकर नीचे गिरती है और एक राह चलते आदमी के सिर पर लगती है। इस अजीब घटना से घबराकर हुआन गु और मेंगफा तय करते हैं कि वो पेंटर की जादुई ताकत को किसी से छुपाकर रखेंगे, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो बड़ी अफरा तफरी मच सकती है। लेकिन इस रहस्य को संभालना आसान नहीं होता। दोनों एक समझौता करते हैं।
वो इस पेंसिल को बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे और अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। कुछ दिन बाद हुआन गु पेंटर से एक आलीशान विला बनाता है, किस्मत आजमाने के लिए। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो विला सचमुच उसकी गली के नीचे प्रकट हो जाता है, असली, मजबूत और पूरी तरह हकीकी। इतनी बड़ी और शानदार इमारत अचानक सामने आने से पूरा इलाका हैरान रह जाता है। जल्द ही पुलिस और आस पड़ोस के लोग वहां जमा हो जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर ये विला आया कहां से। माहौल गर्म हो जाता है और हुआन गु और मेंगफा डर जाते हैं कि अब उनकी पोल खुलने वाली है। घबराहट में हुआन गु को पेंटर पर एक छोटा सा छिपा हुआ बटन दिखता है। वो डरते डरते उसे दबा देता है और पल भर में वो विला गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। अब वहां बस खाली जमीन बची होती है। इस डरावनी घटना के बाद दोनों जल्दी से अपने छोटे से घर में लौट आते हैं। मेंगफा कहता है कि उन्हें पेंटर की ताकत का इस्तेमाल करके वो जिंदगी बनानी चाहिए जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा है, ऐशो आराम और अमीरी से भरी जिंदगी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार हुआन गु पूरी सटीकता से 200 मिलियन युआन की रकम बना देता है, वो दौलत जिसके लिए वो तरस रहे थे। खुश होकर दोनों अपने मकान मालिक के दफ्तर में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने पैसों का बड़ा सा ढेर चमक रहा होता है। हुआन गु उस बड़ी रकम का एक हिस्सा निकालकर पूरे बिल्डिंग के सभी किराएदारों का किराया चुका देता है, जिसमें उसका खुद का किराया भी शामिल होता है। अब अगले 100 सालों तक किसी को घर की चिंता नहीं रहती। उस पल से बिल्डिंग के बाकी कलाकार हुआन गु और मेंगफा को नई नजरों से देखने लगते हैं। अब वो सिर्फ संघर्षरत पेंटर नहीं, बल्कि इज्जत और काबिलियत के प्रतीक बन जाते हैं। उनकी आलीशान जिंदगी अब शुरू हो चुकी होती है, लेकिन हुआन गु और मेंगफा यही नहीं रुकते। लोगों की भीड़ के सामने, जो अब भी हैरान थी, वो दोनों अपनी चमचमाती लग्जरी कारों में बैठते हैं, जिनके साथ उनके नए नए नौकर खड़े होते हैं। उनका ये रूप देखकर हर कोई दंग रह जाता है। अपनी नई दौलत के साथ वो दोनों एक प्रॉपर्टी सेल्स सेंटर की ओर निकलते हैं, जहां किस्मत उनके लिए एक और मोड़ लेकर आती है। वहां उनकी अचानक मुलाकात होती है लेई क्वॉक से, वही मशहूर कलाकार जिसने कभी हुआन गु को एक गरीब असफल पेंटर कहकर ठुकरा दिया था। लेई क्वॉक उन्हें देखता है और ताना मारता है, सोचता है कि हुआन गु और मेंगफा बस अमीर बनने का नाटक कर रहे हैं। आखिरकार वो दोनों तो पहले बस गुमनाम कलाकार थे, लेकिन इस बार हुआन गु चुप नहीं रहता। वो शांत मन से उसे गलत साबित करने का फैसला करता है। वो और मेंगफा सीधे दफ्तर के अंदर जाते हैं और एक नहीं बल्कि 2 शानदार विला खरीद लेते हैं, हर एक में बड़ा बगीचा और आलीशान सजावट। लेई क्वॉक की आंखें फटी रह जाती हैं जब वो उन्हें पूरा भुगतान नकद में करते देखता है। कुछ हफ्तों बाद हुआन गु अपने नए विला में एक भव्य पार्टी रखता है और उसमें शाओ यिंग को भी बुलाता है। चारों ओर मेहमानों की भीड़ होती है, हमसी और संगीत से पूरा घर गूंज रहा होता है। इसी बीच मेंगफा गर्व से अपनी नई गर्लफ्रेंड त्यान को सबके सामने दिखाता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, जब तक वो पल नहीं आता जिसका हुआन गु बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सबके सामने वो घुटनों के बल बैठकर शाओ यिंग को प्रपोज करता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो हाँ की उम्मीद करता है, शाओ यिंग का चेहरा उतर जाता है। वो धीरे से ना कहती है और वहां से चली जाती है। हुआन गु को सबके बीच अकेला छोड़कर वो वहीं खड़ा रह जाता है। उसका पूरा संसार जैसे बिखर जाता है। उसके आसपास की दौलत, शोहरत और चमक सब एकदम बेकार लगने लगती है। पार्टी खत्म होने के बाद भी हुआन गु शाओ यिंग के इनकार की कसक अपने दिल से निकाल नहीं पाता। हुआन गु शाओ यिंग के पास जाता है, यह जानने के लिए कि उसने उसका प्रपोजल क्यों ठुकराया। शाओ यिंग नजरें झुकाकर कहती है कि उसे लगता है वो उसके लायक नहीं है। वो एक अमीर और सफल इंसान है और वो एक अंधी लड़की उसके जैसे इंसान की जिंदगी में फिट नहीं बैठती। हुआन गु दृढ़ता से उसे समझाता है कि वो किसी से कम नहीं है। फिर वो उसे सच्चाई बताता है कि उसकी सारी दौलत और सफलता उस जादुई पेंसिल पेंटर की वजह से है। वो बताता है कि उस पेंसिल में ये ताकत है कि जो भी चीज वो बनाए वो हकीकत बन जाती है। शाओ यिंग को यकीन दिलाने के लिए वो उसकी एक चुनौती स्वीकार करता है। शाओ यिंग उससे कहती है कि अगर सच में पेंसिल में इतनी ताकत है तो उसे देखने की शक्ति दे दो। अगले दिन हुआन गु काम शुरू करता है। वो बड़ी बारीकी से एक जोड़ी आंखें बनाता है और उन्हें शाओ यिंग के चेहरे की ओर रखता है, उम्मीद करते हुए कि उसकी नजर वापस आ जाएगी। लेकिन जब पेंटिंग जिंदा होती है तो वो आंखें तो बन जाती हैं, पर शाओ यिंग की आंखों से नहीं जुड़ती। वो बस उसके चेहरे के पास हवा में तैरती रहती हैं, बेकार, बेअसर। फिर भी हार न मानते हुए हुआन गु अगले 5 घंटे लगातार पेंटिंग बनाता रहता है। वो शाओ यिंग की एक ऐसी तस्वीर बनाता है जिसमें वो एक देखने वाली इंसान की तरह दिखाई देती है। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देकर वो चित्र पूरा करता है और फिर पेंटर का जादू सक्रिय करता है। एक पल के लिए शाओ यिंग गायब हो जाती है। हुआन गु डर से कांप उठता है, समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। लेकिन कुछ सेकंड बाद शाओ यिंग वापस प्रकट होती है। उसकी आंखें अब बिल्कुल सामान्य हैं और उसकी नजर लौट आई है।
परिवर्तन पूरा हो चुका होता है। समय बीतता है और अजीब अजीब घटनाएं अखबारों की सुर्खियां बनने लगती हैं। एक मशहूर अभिनेत्री शूटिंग के दौरान अचानक अपनी नजर खो देती है, जिससे पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक विला अचानक गायब हो जाता है और कुछ दिन बाद फिर उसी जगह वापस प्रकट होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हुआन गु ने पेंटर से बनाया था और बाद में मिटा दिया था। अजीब घटनाएं यही नहीं रुकती। एक आदमी रिपोर्ट करता है कि उसकी लग्जरी कार चलते चलते अचानक गायब हो गई। बाद में पता चलता है कि वो कार मेंगफा की बनाई हुई थी, वही कार जो पेंटर से बनाई गई थी। इस अफरा तफरी के बीच कैप्टन जेंग नान, जो बेहद सख्त और सोच समझकर काम करने वाला अफसर है, एक नए केस की जांच शुरू करता है। एक बैंक से रहस्यमयी तरीके से गायब हुए 200 मिलियन युआन नकद की। बहुत लोग इस घटना से हैरान हैं, लेकिन जेंग नान को पूरा यकीन है कि ये पैसा चोरी हुआ है। उसे ये नहीं पता होता कि ये मामला उन्हीं अजीब घटनाओं से जुड़ा है जो हाल ही में हो रही हैं। उधर हुआन गु और मेंगफा अपनी आलीशान जिंदगी का मजा ले रहे हैं। उन्होंने पेंटर की मदद से एक हॉट एयर बलून बना लिया है और आसमान में उड़ रहे हैं। उनके लिए अब ताकत और दौलत का ये सफर रुकने वाला नहीं लगता। कुछ दिनों बाद हुआन गु एक बड़ा कदम उठाता है। वो जाओ एयर, जो स्थानीय आर्ट गैलरी का मालिक है, को 5 मिलियन युआन देकर अपना असिस्टेंट बना लेता है। जाओ एयर की समझ और अनुभव की मदद से हुआन गु एक भव्य कला प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बनाता है, ताकि कला की दुनिया में अपनी जगह हमेशा के लिए बना सके। दूसरी ओर लेई क्वॉक गुस्से से पागल हो जाता है। जिस कलाकार को उसने कभी गरीब और बेकार समझकर ठुकरा दिया था, वही हुआन गु अब एक बड़े कारोबारी और नामी शख्सियत में बदल गया है। हुआन गु की जिंदगी में इतनी जल्दी आए बदलाव को देखकर लेई क्वॉक हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक ऐसा इंसान जो कभी पैसों के लिए तरसता था और जिसकी पेंटिंग से मुश्किल से गुजारा चलता था, अब अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। संदेह बढ़ने पर लेई क्वॉक कैप्टन जेंग नान से संपर्क करता है और शक जताता है कि शायद हुआन गु का हाथ ही बैंक से गायब हुए 200 मिलियन युआन में है। दिन बीतते हैं और आखिर वो दिन आता है जब हुआन गु की बहुचर्चित कला प्रदर्शनी आयोजित होती है। पूरा माहौल उत्साह और रोमांच से भरा होता है। उसी भीड़ में कैप्टन जेंग नान एक आम मेहमान के रूप में भेष बदल कर आता है। वो हुआन गु से बात करता है, जो खुद भी पहचान छिपाए हुए होता है। दोनों पेंटिंग्स पर चर्चा करते हैं और जेंग नान उसकी हर प्रतिक्रिया को ध्यान से देखता है। इस बातचीत के बाद जेंग नान के दिमाग में सारी बातें जुड़ने लगती हैं। हुआन गु ने अपने आलीशान विला पर जितना पैसा खर्च किया था, वो ठीक वही रकम थी जो बैंक से गायब हुई थी। तनाव बढ़ता जाता है और जैसे ही प्रदर्शनी अपने चरम पर पहुंचती है, अचानक सबके सामने पुलिस पहुंचती है और हुआन गु और मेंगफा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही हुआन गु और मेंगफा को हथकड़ियां लगाकर ले जाया जाता है, पूरे हॉल में फुसफुसाहट फैल जाती है। सब लोग हैरान हैं, समझ नहीं पा रहे कि अचानक क्या हो गया। पूछताछ के कमरे में कैप्टन जेंग नान कोई वक्त जाया नहीं करता। वो सीधे सवाल करता है, बैंक से गायब हुए 200 मिलियन युआन और लग्जरी कार के बारे में। हुआन गु और मेंगफा दोनों इस चोरी में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हैं, लेकिन जब जेंग नान उनसे पूछता है कि आखिर उनकी इतनी दौलत आई कहां से, तो दोनों चुप रह जाते हैं। लगातार दबाव और सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार हुआन गु और मेंगफा सच बोल देते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास एक अनोखी ताकत है, वो पेंटर की मदद से जो चाहें बना सकते हैं। इस बात को साबित करने के लिए वो वहीं कुछ ही सेकंड में एक फरारी कार बनाकर दिखा देते हैं। वही कार जिस पर जेंग नान के एक साथी की नजर थी। पल भर में हवा से निकली असली फरारी को देखकर जेंग नान और उसकी टीम के सब लोग सन्न रह जाते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से जेंग नान के पास कोई चारा नहीं रहता। वो हुआन गु और मेंगफा को रिहा कर देता है। घर लौटते वक्त दोनों अपने इस राज के बोझ को महसूस करते हैं। तभी जेंग नान को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। एक स्थानीय डीलरशिप से फरारी गायब हो गई है और ये वही मॉडल है जो हुआन गु के घर पर दिखाई दी थी। अब जेंग नान को सब समझ में आने लगता है। वो और उसकी टीम तय करते हैं कि वो हुआन गु और मेंगफा के घरों पर नजर रखेंगे, क्योंकि मामला अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर लग रहा था। उधर हुआन गु इन सारी अजीब घटनाओं के बीच उलझा हुआ होता है। वो खबरें पढ़ता है, बैंक से गायब हुई रकम, वो अभिनेत्री जो अचानक अंधी हो गई और बाकी रहस्यमयी घटनाएं। धीरे धीरे वो सारे टुकड़ों को जोड़ता है और फिर उसे सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि पेंटर सिर्फ चीजें बना नहीं सकता, वो उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। यानी जो चीज पेंटर से बनती दिखती थी, वो असल में कहीं और से खींची जाती थी और उसी वक्त जहां हुआन गु खड़ा होता था, वहां आ जाती थी। कुछ समय बाद एक और औरत हुआन गु के घर आती है। उसका नाम होता है शिया शिया। पता चलता है कि वो हुआन गु की पुरानी गर्लफ्रेंड है, जो अब लेई क्वॉक के साथ रिश्ते में है। बातचीत के दौरान शिया शिया ने बताया कि उसने लेई क्वॉक से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि वो उस पर हाथ उठाता था और बुरा बर्ताव करता था। उसने हुआन गु से माफी भी मांगी कि उसने उसे उस वक्त छोड़ दिया था जब वो गरीब था। उसने कबूल किया कि उस वक्त वो लेई क्वॉक की दौलत के लालच में आ गई थी। हुआन गु के मन में अफसोस और पछतावा दोनों था। उसे एहसास हुआ कि गरीबी के दिनों में वो कितना लाचार था।
न तो खुद की मदद कर सका न शिया शिया की। शाम को शाओ यिंग की इजाजत से हुआन गु ने शिया शिया के साथ बैठकर शराब पी। नशे में धुत होकर उसने गलती से अपना राज खोल दिया कि उसकी सारी दौलत पेंटर की जादुई ताकत से आई है। उसे ये नहीं पता था कि शिया शिया ने अपने कपड़ों में छिपाए कैमरे से पूरी बात रिकॉर्ड कर ली थी। जब लेई क्वॉक ने वो वीडियो देखा तो उसे पेंटर और उसकी ताकत के बारे में सब पता चल गया। अगली सुबह हुआन गु तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि जेंग नान उसके घर के दरवाजे पर खड़ा है। बातचीत के बाद हुआन गु और मेंगफा एक मुश्किल फैसले के सामने थे। अगर वो पेंटर पुलिस को सौंप देते तो उनकी सारी दौलत खत्म हो जाती और वो फिर से अपनी पुरानी गरीबी की जिंदगी में लौट जाते, लेकिन अगर वो इसे अपने पास रखते तो उन्हें चोर और अपराधी माना जाता। आखिरकार अपने जमीर की आवाज सुनकर हुआन गु और मेंगफा ने पेंटर को जेंग नान को सौंपने का फैसला किया। जेंग नान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला ऐसा था जिसे कानून भी समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद हुआन गु उस तिजोरी के सामने खड़ा था जहां पेंटर रखा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और तिजोरी खोली, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटर गायब था। उसे याद आया कि नशे में वो कुछ समझ नहीं पाया था और उसी वक्त लेई क्वॉक ने मौका देखकर पेंटर चुरा लिया था और शिया शिया के साथ भाग गया था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जेंग नान जो हुआन गु के घर पर निगरानी रख रहा था, उसे इस चोरी का जरा भी पता नहीं चला। समय बीता और लेई क्वॉक ने पेंटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी ख्वाहिशें बड़ी थीं। अब उस जादुई पेंसिल के जरिए वो दुनिया को अपने हिसाब से बना सकता था। सबसे पहले उसने एक भव्य आर्ट एग्जीबिशन हॉल बनाया, वो सपना जो वो सालों से देख रहा था। कुछ ही पलों में वो इमारत लेई क्वॉक के सामने हकीकत में खड़ी हो गई, बिल्कुल असली और ठोस। लेकिन लेई क्वॉक की ख्वाहिश यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसने अगला सपना देखा, एक शाही महल जैसा घर। ज्यादा देर नहीं लगी और उसका वो भव्य महल भी उसकी आंखों के सामने हकीकत बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने सोचा था। पर यह भी उसके लिए काफी नहीं था। लेई क्वॉक की लालच अब बेकाबू हो चुकी थी। उसने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता चीन की आई लियान को पेंट कर डाला जैसे वो कोई खिलौना हो। लेकिन जब आई लियान उसके सामने आई, वो वैसी नहीं थी जैसी लेई क्वॉक ने कल्पना की थी। वो गुस्से में थी। उसकी शान और इज्जत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। जैसे ही लेई क्वॉक ने उसे अपनी बीवी बनने का हुक्म दिया, आई लियान ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और साफ मना कर दिया। इसी बीच हुआन गु पुलिस की टीम के साथ वहां पहुंच गया, जिसकी अगुवाई जेंग नान कर रहा था। उनका मकसद था पेंटर को लेई क्वॉक से वापस लेना। लेकिन लेई क्वॉक अब इस ताकत को खोने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली, एक एलियन स्पेसशिप की तस्वीर, वही जहाज जिसने कभी पेंटर छोड़ा था। उस तस्वीर को देखकर लेई क्वॉक ने जल्दी जल्दी उसी जहाज की पेंटिंग बनानी शुरू कर दी ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए और वो भाग सके। उधर अंतरिक्ष में वो असली एलियन स्पेसशिप मंडरा रहा था। उसमें 3 ट्राइडेंट एलियन मौजूद थे जो अपने मिशन पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेंटर कोई जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल क्लीनिंग डिवाइस है जिसे पूरी गैलेक्सी में सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो उसे वापस नहीं लाए तो उन्हें सजा दी जाएगी। समय बहुत कम था, इसलिए वो स्पेसशिप तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा, उस पेंटिंग से आकर्षित होकर जो लेई क्वॉक ने बनाई थी। धरती पर सब कुछ थम गया जब वो एलियन जहाज अचानक वहां आकर प्रकट हुआ। उसका अजीब आकार देखकर सब दंग रह गए। ट्राइडेंट एलियन उतरे और उनका मुखिया सीधे हुआन गु पर हमला करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि पेंटर अभी भी उसी के पास है। हुआन गु ने तुरंत साफ कर दिया कि अब वो पेंसिल लेई क्वॉक के पास है। फिर सारा ध्यान उसी की तरफ मुड़ गया। हंगामे के बीच लेई क्वॉक और उसके 2 साथी पेंटर से बनाए गए एक टैंक में छिप गए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ट्राइडेंट का मुखिया उस टैंक को पल भर में तबाह कर देता है और लेई क्वॉक अपने साथियों समेत बाहर जा गिरता है। एलियन लीडर गुस्से से भड़क उठा। उसने लेई क्वॉक को धमकी दी कि वो उसे मार डालेगा, क्योंकि पेंटर को उसने नुकसान पहुंचाया था जो अब एक पेंसिल के रूप में बदल चुका था। लेई क्वॉक की जान खतरे में देखकर हुआन गु ने आगे बढ़कर सबकी नजरों में आ गया। उसने साफ साफ कबूल किया कि पेंटर को तेज उसने ही किया था ताकि उसे पेंटिंग के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। उसकी ईमानदारी देखकर ट्राइडेंट एलियन हैरान रह गए। हुआन गु ने माहौल शांत करने के लिए एक और कदम उठाया। उसने वादा किया कि अगर एलियन सारे बनाए गए सामानों को उनकी असली जगह पर वापस भेज दें, तो वो उन्हें एक शानदार खाने पर बुलाएगा। हुआन गु की सच्चाई और भलमनसाहत देखकर ट्राइडेंट का मुखिया थोड़ा पिघल गया। उसने सिर हिलाकर हामी भरी और इंसानों के लिए अपना गुस्सा किनारे रख दिया। अब वो तीनों एलियन पृथ्वी पर फंस चुके थे। उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल शुरू किया ताकि वो अपने खोए हुए जहाज को ढूंढ सकें। उधर लेई क्वॉक और उसके दोनों साथी एक बेहद शर्मनाक हालात में फंस गए थे। उनके सारे कपड़े जो उन्होंने पेंटर से बनाए थे गायब हो चुके थे। वो पूरी तरह बेबस और बिना कपड़ों के खड़े रह गए। लेकिन उनकी ये हालत ज्यादा देर नहीं चली। जेंग नान तुरंत वहां पहुंचा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
शाओशिया और आई लियान के अपहरण और जनता की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में। उधर शाओयिंग, जो अब दोबारा अंधी हो चुकी थी, अपने भाग्य को शांति से स्वीकार कर लेती है। भले ही उसने फिर से अपनी नजरों को खो दिया हो, लेकिन उसके दिल में हुआन गु के लिए सिर्फ शुक्रगुजारी थी, जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहा। वो जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। सब कुछ शांत होने के बाद हुआन गु ने आखिरकार अपने अतीत से समझौता कर लिया। उसने शाओशिया को माफ कर दिया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि वो डर के जाल में फंसी हुई थी। शाओशिया जानती थी कि लेई क्वॉक ने उस पर छुपा कैमरा लगाया था, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उसके बुरे इरादों का विरोध नहीं कर पाई। हुआन गु ने उसकी मजबूरी को समझा और उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि डर ने उसके सही और गलत के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया था। आखिर में हुआन गु और मेंगफा फिर से वहीं लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, गरीबी में। लेकिन इस बार दोनों बदल चुके थे। हुआन गु ने पेंटर की ताकत के अंधेरे पहलू से एक बहुत बड़ी सीख ली थी। उसने खुद से एक वादा किया, वो ईमानदारी के साथ गरीब रहना पसंद करेगा, न कि अमीरी के साथ अपनी इंसानियत खोकर। यही कहानी का अंत हुआ, एक गहरी लेकिन मायने रखने वाली यात्रा के साथ। कहानी की सीख ये है, चाहे तुम कितने भी महल या सोने की ईंटें क्यों ना बना लो, खुशी और इज्जत किसी पेंसिल से नहीं मिलती। सच्ची सफलता हमेशा ईमानदारी पर टिकी होती है, जादू या चालाकी पर नहीं। हमेशा याद रखना, में अगर तुम शॉर्टकट लेकर अमीर बनते हो, तो वो दौलत उतनी ही जल्दी गायब भी हो सकती है जितनी जल्दी वो आई थी, खासकर अगर वो किसी और किहनत से बनी हो।